हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेश। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफी दिन से जो इशू चल रहा है ईरान और इसराइल के बीच में, उसमें कुछ हम नए डेवलपमेंट पे बात करेंगे। कुछ पुराने रेफरेंस में अ, क्या ईरान रियली ये चाहता है कि इसराइल के साथ उसकी वॉर हो? क्या वो वॉर में जाना चाहता है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में? इसका जवाब है नो, वो नहीं जाना चाहता। शायद उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो उसकी इनकैपेसिटी हो, दूसरे उस रीजन में डिस्टरबेंस होगा, बाकी इकोनॉमी, बाकी स्टेट जो उसके साथ इस पर्टिकुलरली रीजन में काफी इम्पैक्ट होगा, जिससे डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, सोशल डिस्टर्बेंसेस होंगे। वॉर इज नॉट ए game, kind of game in mobile phone. War is something which will change, entire ecosystem of the country, of the region. In fact, war में कोई ऐसा नहीं होता कि कोई कंट्री ही अफेक्ट करेगी, इंटायर रीजन उसमें अफेक्ट होगा। अफेक्शन मीनिंग ये होगा कि उसमें इकोनॉमी, उसमें पीपल, उसमें सोशल डिस्ट्रप्शंस, फिर बम चलेंगे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और इस पूरे रीजन में एक हमेशा हिस्टोरिकल टेंशन सा बन जाएगा, है ना? तो एक इसके बड़े ही फॉर साइटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वॉर के। इसलिए वॉर में ना जाना ये तो बुद्धिमानी की बात होगी। तो फिर यूक्रेन सॉरी ईरान ने अटैक क्यों किया, ये क्वेश्चन है। क्या अपनी प्रेस्टीज को मेंटेन रखने के लिए कि हम इन चीजों से टॉलरेट नहीं करेंगे? क्योंकि डायरेक्ट अटैक उसके डेमास्कस जो उसका एम्बेसी है ईरान की सीरिया में, उस पर इजराइल ने डायरेक्ट अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उसके कुछ ऑफिशियल्स मारे गए ईरान के। तो वो डायरेक्ट अटैक था इजराइल पर। तो नेशन अपनी प्रेस्टीज को, अपनी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं। जो मिशंस किसी देश में होता है वो भी ये मान के चला जाता है कि वो है तो उस कंट्री की, होस्ट कंट्री की टेरिटरी में, लेकिन वो टोटल प्रेमाइसेस जो है वो उस कंट्री का एसेट है, जिस कंट्री का एम्बेसी खोली जाती है, ठीक है। उसकी एक अपनी सैंक्टिटी होती है, डिप्लोमेटिक जो वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन होती है जेनेवा कन्वेंशन के तहत, कि उनको हैरिश ना किया जाए, अरेस्ट ना किया जाए, उनको किसी भी हर टाइप की इम्यूनिटी होती है, आई मीन ओवरऑल। लेकिन उस पर अटैक करना ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, जिस पर ईरानियन एम्बेसडर जो आज इंडिया में है, उसने भी कमेंट किया कि भारत सरकार को उसको कंडेम करना चाहिए। और जो इजराइल ने अटैक किया, तो बहरहाल इंडिया ने उस पर अभी तक अपना स्टांस नहीं रखा है, कुछ भी न कंडेम किया, न कुछ बोला, साइलेंट है। ईरान ने भी अटैक किया, तभी इजराइल ने कहा कि भारत को चाहिए कि वो ईरान के अटैक को कंडेम करे, तो इंडिया ने वो भी नहीं किया। अब दो अपने आपसी फ्रेंड हैं, अपने दोनों फ्रेंड हैं, तो इस तरह अगर दोनों वॉर में चले जाएं तो इंडिया किसकी तरफ खड़ा होगा? रादर देन कि बीइंग न्यूट्रल प्लेयर, जबकि इंडिया हमेशा से न्यूट्रल प्लेयर है। उसने कहा कि इसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व कर लिया जाए। मिस्टर जयशंकर ने इमीडिएटली फोन लगाया, बोला कि आप वॉर पे ना जाएं, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी अफेक्टेड है और ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगी। तो हमने अपना कंसर्न शो किया, लेकिन अगर कोई वॉर में जाना ही चाहता है तो उसको हम नहीं रोक सकते। अभी जो नया डेवलपमेंट है, अभी कल की टॉक्स में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है, हो रही है,
उसमें ईरानियन एम्बेसडर जो फॉरेन मिनिस्टर है आजकल है, वो वहाँ पे खुद ही गए हुए हैं, है ना। तो उन्होंने अपनी वॉइस को रेज किया, उन्होंने कहा कि आमिर अब्दुल्लाहियन उनका नाम है, फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर अब्दुल्लाहियन। ओके, तो ये खुद ही वहां पे यूएनएससी में गए हुए हैं। इन्होंने कहा वहां पर जाकर के कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, नॉट लुकिंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ टेंशन इन द रीजन। इन्होंने डायरेक्टली इस बात को कहा है। और अच्छी इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं न्यूज को पढ़ते वक्त जिस वजह से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मुझे ये जानकारी नहीं थी कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन है ही नहीं 1980 के बाद से, जब से यहाँ पे मुल्ला आ गए शासन करने। 1980 के बाद से 79 में यहाँ एक रेवोल्यूशन हो गया था, वो तो मैं जानता था, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन हो सकता है कि मैंने पढ़ा हो, मुझे याद ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको पहली बार देखा सुना है। Iran and United States have had no diplomatic relation since 1980, 1980 से। बट न्यूट्रल स्विट्जरलैंड जो है वो वाशिंगटन को मीनिंग ये है कि अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है ईरान के अंदर। ओके, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो चाहते हैं कि मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर कि ईरान अब एक्सटेंशन नहीं चाहता वॉर को, और हमने अमेरिका को बिफोर एंड आफ्टर लॉन्च ऑफ अटैक हमने बता दिया था अमेरिका को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, ईरान इन्फॉर्म दैट ईरान स्टेट दैट द डिसीजन फॉर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान टू रिस्पॉन्ड टू द इजरायली रजीम इज फाइनल। उन्होंने कहा कि बस हो गया, अब इससे ज्यादा हम नहीं चाहते कुछ। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि आप इजराइल को रोके, है ना। वो प्लान कर रहा है, 3-4 मीटिंग कर चुका वॉर कैबिनेट की, तो उसमें वो पूरा स्ट्रेटजी ड्रॉ कर रहा है कि किस तरह हमको ईरान के ऊपर अटैक करना चाहिए। और मिस्टर राइशी भी, जो इब्राहिम राइशी प्रेसिडेंट है आजकल, एंड ऑल्सो द इस्लामिक रिपब्लिक हैज सेलिब्रेटेड ये अटैक जो इन्होंने लॉन्च किया ईरान ने, इन्होंने इसको सेलिब्रेशन भी मनाया है। अटैक वाज ए सक्सेसफुल, वो देखते हैं, जबकि 99% कहा जा रहा है कि उनके मिसाइल्स को वगैरह वगैरह को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। बट प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी जो अभी है, उन्होंने वार्न किया हुआ है, कोटेड कॉमा के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, ए फियर्स एंड सीवियर रिस्पॉन्स। अगर इजराइल हम पे अटैक करता है तो हम ईरान जो है फियर्स और सीवियर रिस्पॉन्स करेगा, और फियर्स और सीवियर रिस्पॉन्स करेगा इजराइल पर, टू फर्दर एग्रेशन बाय इजराइल। अगर एग्रेशन इजराइल करता है तो हमारा जो अटैक होगा बहुत ही सीवियर और फियर्स होगा, और फिर ये फुल फ्लैज्ड वॉर में बदल जाएगा। तो इसीलिए शायद इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर खुद ही इस सारे डेवलपमेंट के बावजूद यूएनएससी में खुद ही वो बंदा गया हुआ है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, कि इसको आगे ना बढ़ाया जाए, अदरवाइज ये एक फुल फ्लैज्ड वॉर में बदल जाएगा, पूरा रीजन डिस्टर्ब हो जाएगा। अमेरिका भी यही चाहता है कि वो ऐसा ना हो। और अभी मैं पढ़ते वक्त मैंने देखा, मेरे दिमाग में एक फीलिंग भी आई, मैं भी सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद, कि अमेरिका का जो पावर है ना, स्ट्रेंथ जो है, इन्फ्लुएंस ओवरऑल, स्ट्रेंथ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन्फ्लुएंस जो है वो कम होने लगा है। स्ट्रेंथ उसके पास तो जो थी उससे ज्यादा ही है, लेकिन बाकी कंट्रीज का स्ट्रेंथ बढ़ गया, इसलिए उसका इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो गया। बाकी यूनाइटेड स्टेट अभी भी यूनाइटेड स्टेट है, तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस जो है दुनिया में वो कम हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ कि ईरान से कॉन्फ्लिक्ट में ईरान को झेलने के लिए
यूनाइटेड स्टेट खुद ही कैपेबल है, लेकिन वो डर रहा है। वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के साथ नहीं आना चाह रहा, जबकि ईरान के पास कुछ ज़्यादा नहीं है। 10-5 दिन की भी और ईरान लड़ नहीं सकता, है ना? उसकी 18 के बाद से इकोनॉमी पूरी तरह खत्म हो गई है, चीज़ें नहीं है, होंगी, कुछ होगा डेवलपमेंट में शायद से कुछ होंगे। लेकिन अगर ऐसा फुल फ्लेज्ड वॉर चल जाए तो 10 दिन में कॉन्क्लूड हो जाएगा, है ना? ईरान उसमें डिफीट होगा बहुत सीवियरली। और उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस पूरे रीजन में, हो सकता है कि डेफोसी पूरे रीजन में एसआई आईएसआई भी काम करती है, टेररिस्ट ग्रुप भी काम करते हैं। नहीं, ईरान का अगर इस रीजन में इन्फ्लुएंस डाउन होता है, उस रीजन में फिर अलकायदा काइंड ऑफ चीजें डेवलप होने लग जाएंगी, तो ये रीजन पूरा टेरराइज्ड हो जाएगा। ये भी एक एंगल है जिसको हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट वीक होती है किसी भी कंट्री में, रीजन में, और जबकि ये बहुत बहुत ही वोलेटाइल रीजन है, अफगानिस्तान भी है वहाँ पे, और ये पाकिस्तान भी है, बलूचिस्तान वगैरह सारे रीजन्स जो हैं, ये पूरा ही, और सीरिया, इराक, इसमें हर जगह तो टेररिस्ट ग्रुप्स रहते हैं, है ना? इवन दो कि ईरान में भी रहते हैं। तो अगर ईरान की गवर्नमेंट और ज़्यादा वीक हो जाती है तो इस रीजन में भी डिस्टर्बेंस, एक एंगल ये भी है, टेररिज्म का भी है, ये कि मे बी कि स्टार्ट हो जाए। सो ये भी एक देखने वाली बात है। रीजन ओवरऑल डिस्टर्ब तो होगा ही, है ना? लेकिन देखते हैं कि शांति प्रिवेल करे, लेकिन मुझे लगता नहीं। इज़राइल हमेशा ईरान पर एक टफ एंगल रखता है, और वो अगर वॉर में जाएगा तो ये पूरा रीजन जो है डिस्टर्ब होगा। हर कंट्री, इवन चाइनीज वांग यी फॉरेन मिनिस्टर, वो भी कह रहे हैं कि इस वॉर को कंक्लूड होना चाहिए बहुत जल्द। इसके इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। अब ईरान और चाइना का अपना रिलेशनशिप है। मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने भी फ़ोन किया है, राइशी से बात किया है, ईरान के प्रेसिडेंट से, और उन्होंने भी सॉलिडेरिटी का इजहार तो किया ही होगा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, देखते हैं कि क्या होता है। सो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट इस रीजन में पूरी तरह है। अफगानिस्तान ले लीजिए, और सेंट्रल एशिया भी टोटली इम्पैक्टेड है रशिया के साथ, है ना? और चाइना का इंटेंगलमेंट है सेंट्रल एशिया में। और यहाँ पर एक ही अमेरिका का सॉफ्ट कॉर्नर है, वो पाकिस्तान है। इसलिए वो पाकिस्तान के साथ अफेयर हमेशा बना के रखना चाहता है इस रीजन को, यू नो, रखने के लिए। और पाकिस्तान को एक्चुअली डेथ ट्रैप में तो चाइना ने रखा ही है, आईएमएफ ने भी इसको रख रखा है। मेरा ये भी मानना है, पाकिस्तान को आईएमएफ ने भी फंसा के रखा हुआ है। अगर ये बाहर निकलने को अमेरिका की एंगल से कोशिश करेगा ना, तो आईएमएफ स्विच कर देगा बंद, टोटल इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, और रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लोग इसमें रहते हैं पाकिस्तान रीजन में, तो ये पूरा एक केओस शुरू हो जाएगा डिस्टरबेंस की वजह से। तो बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है इस रीजन की, है ना? और इंडिया बीइंग एज ए इंडिपेंडेंट मेंबर, वो उसके पास रैशनल थिंकिंग है। तो इंडिया किसी ऐसे वॉर में डायरेक्टली, अमेरिका का ना ही इन्फ्लुएंस है वॉर में, या फिर इंडियन बेस इस्तेमाल कर लो, इंडियन लैंड इस्तेमाल कर लो, इंडियन पेट्रोल पंप इस्तेमाल कर लो फ्यूल भरने के लिए, ऐसा कुछ भारत ने कभी अमेरिका को दिया नहीं है। अमेरिका जब वॉर लड़ रहा था वियतनाम के अंदर, तब उसने डिमांड करी थी कि हमें इंडियन जो ऑयल है जेट वगैरह में डालने के लिए, वो वहाँ पे मिल जाए, हमारे स्टेशन कर लें। इंडिया ने उस जमाने में भी मना कर दिया था। 1990 के दौरान में भी जब हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम में थी, उस दौरान भी अमेरिका इस बात का नेगोशिएशन कर रहा था, तभी हम लोगों ने उसको मना कर दिया। और अगर आप देखेंगे ना, तो अमेरिका ने हर वो मौका एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है जब हम वीक थे, है ना? तो हमें इस बात को सोचना होगा कि अमेरिका ऐसे ही वीक पॉइंट लिंकेजेस खोजता है जहाँ पर वो हमें फंसा के रख सके। लेकिन इंडिया थैंक्स टू गॉड वो निकल आया, है ना, अपनी सारी प्रॉब्लम से। लेकिन वो पाकिस्तान जो एक लिंक है ना, और अमेरिका का एक ही लिंक है पाकिस्तान इस रीजन में, जो इसका फ्रेंडली है, ये वो जानते हैं, इसीलिए इसको छोड़ नहीं रहे।
इसीलिए IMF के क्लच में इसको डाल दिया है और एक साइक्लिक प्रॉब्लम में इनको फंसा दिया है। तनिक भर उसने इमरान खान ने बात करी थी, पैर बढ़ाने की कोशिश की, सर्कल से बाहर गवर्नमेंट गिरा दी, है ना। जबकि गवर्नमेंट गिराने में ये अमेरिकन बहुत माहिर है। मैंने इतिहास पढ़ रखे हैं साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज की पूरी गवर्नमेंट को इन्होंने अपने हिसाब से गिराया। वेनेजुला को गिराया, इनकी जितनी भी कंट्रीज उस रीजन की हैं सबको गिराया। पनामा की जो वो है कैनाल, उसको इन लोगों ने अपने कब्जे में रखने के लिए, क्योंकि वो आप समझते हैं ना, ट्रेड अगर पास होती जाए साउथ अमेरिका के कोस्ट से पास करके जाए या फिर पनामा कैनाल से पास कर जाए तो बहुत शॉर्ट हो जाता है ट्रेड रूट, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कैनाल था वो। ये सारे वहां पे फिर बहुत तगड़े डिस्प्यूट इन लोगों ने किए। बहरहाल किसी को हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना लाजमी है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन किसी को कोएर्सिव रख करके जबरदस्ती करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, उसकी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना, इन सारी चीजों में भी अमेरिका आगे है ना। अब क्योंकि उसके पास इस इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजिकल है, ह्यूमन कैपिटल अच्छा है, दुनिया के हर कोई उसमें रहना चाहते हैं, वो डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है ये अमेरिका को स्ट्रांग बनाती है। पहला तो वो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि उसमें दुनिया के हर कोई आदमी जाकर के रह सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। जैसे भारत अगर डेमोक्रेटिक नहीं रहा, एक ही रिलीजन के लोग रह जाएंगे, तो बाकी और रिलीजन के लोग, बाकी और डिनोमिनेशन के थॉट रखने वाले लोग भारत में नहीं आ सकेंगे फिर, क्योंकि वो उसको उनको डिग्री ऑफ फ्रीडम जो चाहिए सोसाइटी के अंदर वो नहीं मिलेगी। जैसे पाकिस्तान में कोई हिंदू जाकर के डिग्री ऑफ फ्रीडम पाने की कोशिश करे तो वो नहीं, लिंच हो जाएगा, है ना, क्योंकि उन्होंने एक इस्लामिक आइडियोलॉजी ही बना रखी है ना, कि आपको इसी फ्रेमवर्क में ही काम करना। अगर आपने ज्यादा फ्रीडम की बात की, लिबरल टॉक करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने श्रीलंका का एक मैनेजर था जिसको उन्होंने जला दिया पाकिस्तानियों ने, है ना। ऊपर से अभी कुछ ऐसे इंसिडेंट आते रहते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं, है ना? अगर आपका रीजन डेमोक्रेटिक है तब भी वो एक आपकी इकोनॉमी, आपकी सोसाइटी में काफी कंट्रीब्यूट करेंगे, लोग आ सकेंगे। भारत से लोग डरते हैं, पता नहीं जो यहाँ पे आप लोग झगड़ा लड़ाई कर लेते हैं, है ना, रिलीजियस ग्राउंड्स पर एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा करते हैं, इससे इस पूरे रीजन में डिस्टरबेंस फैलता है कि इस कंट्री का एक जो पिक्चर बाहर जाती है ना, उससे इस कंट्री का जो इमेज है वो मलायन हो जाता है ना। जबकि डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर है, इसमें हर थॉट प्रिवेल करना चाहिए, नहीं काउंटर आर्गुमेंट्स भी होने चाहिए, माने आर्गुमेंट्स होने चाहिए, नहीं उसको ट्विस्ट करना, हर चीज होनी चाहिए, डिस्कशन करने की, हर रिलीजन को फ्रीडम करने की पूरी आजादी होनी चाहिए, और फिर हम एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बना सकेंगे, है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पूरा रीजन जो है, साउथ एशियन रीजन जो है, यहाँ पे एक रिलीजन बड़ा ही डोमिनेटिंग फैक्टर है, और रहा है यहाँ इतिहास से, आज नहीं। अगर हम उसको ओवरकम कर लें तो हम काफी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, फिर बाहर से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे, है ना, क्योंकि जब लोग आएंगे तभी इन्वेस्टमेंट हो सकेगा। जिससे जिस तरह हम होली मनाते हैं, नहीं फॉरेन से भी लोग होली मनाते भारत आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हम प्लूरलिस्टिक हैं, लेकिन हमें और ज्यादा ओपन अप होने की जरूरत है। नहीं कुछ हम ऐसे भी काम करते रहते हैं जिसमें जो नहीं करना चाहिए, वो खोलने की जरूरत नहीं है, उसको हर कोई जानता है ना। तो देखने की बात है, ओवरऑल एक पिक्चर मैंने ड्रॉ की है, और ये है सिनेरियो। देखिए कि अगर इजराइल वॉर अटैक करेगा ईरान पर, तब सिचुएशन बदलेगी, और जबकि अभी तो ये लग रहा है वो प्लानिंग तो कर ही रहा है ना, कि हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, एक सर्टेन स्केल पर ही सही, लेकिन करेंगे। लेकिन फिर अब वो रिस्पॉन्स देगा, फिर ये रिस्पॉन्स देंगे, तो फिर एक रिस्पॉन्स में चीजें दूसरी दिशा में चली जाएंगी। सो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अभी तक चीजें कंट्रोल हैं, और देखते हैं कि आगे इसमें क्या बनता है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।